Hello friends, good morning. It's Nehal Hodge. Welcome to my channel Life Science. In our previous class हम लोगों ने पढ़ा एनालिडा के जनरल कैरेक्टर्स और फिर हमने उसकी टाइप स्टडी स्टार्ट की थी जिसमें हमने स्टार्ट किया अर्थवर्म को। अर्थवर्म के मॉर्फोलॉजिकल हमने देखा था और देखा था उसका हैबिट एंड हैबिटेट। और आज की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवर्म। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवर्म इज कंप्लीट। हमने लास्ट टाइम देखा था और मैंने आपको बताया इसमें माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका कंप्लीट। और डाइजेस्टिव सिस्टम किस किस चीज़ से बना होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम हमेशा दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक तो होती है एलिमेंट्री कैनाल एंड दूसरी होती है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ओके, जो इसकी एलिमेंट्री कैनाल होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती डायमीटर में, वो वेरी करती रहती है। मान लो ये तो है अर्थवर्म, हमने ऊपर का स्ट्रक्चर लिया इसका एक बार, ये इसका वो है माउथ ऊपर की तरफ बिल्कुल फर्स्ट, उसमें तो ऐसे जा रहा है, कहीं ऐसे जा रहा है, ऐसे जाएगा, सेम दोनों ऐसे जाता रहेगा। तो अब हम देखेंगे इसके आगे, हमने पूरा स्ट्रक्चर इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं, एक बार इसको पढ़ते हैं। चलो ठीक है, जो इस एलिमेंट के हमने बता दिया इस पॉइंट को कि ये जो एलिमेंट्री कैनल होती है उसका डायमीटर वेरी करता रहता है, कहीं थोड़ा मोटा होगा, कहीं थोड़ा पतला होगा, अकॉर्डिंग टू इट्स नीड, कि कहाँ मोटा होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, कहीं थिक वॉल होंगी, कहीं थिन वॉल होंगी। जो इसका डाइजेस्टिव पार्ट है, मतलब एलिमेंट्री कैनाल, वो डिस्टिंग्विश होता है फ्लोइंग रीजन्स में। पहले आएगा माउथ। माउथ कौन से में था? हमने लास्ट वाली वीडियो में बताया था, जो माउथ होगा वो होगा फर्स्ट सेगमेंट में, डेट इज पेरिस्टोमियम। ओके, देन आएगा बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के बाद आएगा इसोफेगस। इकोफेगस आएगा गिजार्ड में। जो गिजार्ड है ये आपने शायद फर्स्ट टाइम सुना होगा। देन आएगा स्टमक, देन इंटेस्टाइन, देन एनस। और सभी पार्ट तो सेम है, बट जो गिजार्ड है ह्यूमन से अलग है, ये है ना। हम बताएंगे ये गिजार्ड का फंक्शन क्या है, ये न्यू क्यों आया है यहाँ पर, इसके बारे में अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। एक बार आप सभी इसके डायग्राम को देख लीजिए, फिर हम इनके बारे में पढ़ते चलेंगे। ओके, फर्स्ट सेगमेंट में आ गया माउथ, फिर आएगा बक्कल कैविटी। ओके, बक्कल कैविटी कहाँ तक जाती है? इसकी बक्कल कैविटी जाती है मतलब फर्स्ट से स्टार्ट हो जाएगी लेकिन थर्ड के मिड तक रहती है। ओके, और इसके जस्ट बाद आता है फेरेंक्स। फेरेंक्स थर्ड के मिड से स्टार्ट होगा और फोर्थ के एंड, जो फोर्थ सेगमेंट होगी उसके एंड तक रहता है। थोड़ा बहुत वेरी करता रहता है, हम वैसे डेफिनेटली नहीं बोल सकते, लेकिन हम जो एवरेज होता है ना उस चीज़ को लेकर चलते हैं। फेरिक्स जो है वो लीड करेगा इसोफेगस में, इसोफेगस जाएगा गिजार्ड में। जो ये गिजार्ड है या तो 8th सेगमेंट में होता है या 9th सेगमेंट में होता है। ओके, फेरिंक्स के बाद इसोफेगस था, जो इसोफेगस रहा वो 4th के एंड से स्टार्ट होगा और या तो 8th के तक रहेगा या 9th के, वो डिपेंड करता है गिजार्ड के ऊपर, गिजार्ड कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट है। फिर गिजार्ड के बाद आता है स्टमक। ओके, स्टमक के बाद आता है इंटेस्टाइनल रीजन। कौन सेगमेंट से आता है ये? 15 सेगमेंट्स एंड आगे जितना भी होता है ये होता है इंटेस्टाइन रीजन। ओके, ये हो गया इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट रहेंगे, प्री टिप्लोसल पार्ट, फिर आएगा टिप्लोसल पार्ट और लास्ट में होगा पोस्ट टिप्लोसल पार्ट। ओके, और एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है इसमें कि इसमें जो टिप्लोसोल है ना, इसका भी कुछ फंक्शन है, वो भी हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, लास्ट फिर क्या हो जाएगा, पोस्ट टिप्लोसोल के बाद आ जाएगा एनस, जो एनल सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट है। और इस तरीके से इसका पूरा स्ट्रक्चर है। आप जब भी अगर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, इस डायग्राम को इसी तरीके से बनाना। इस तरीके से आपका पहले डायग्राम बनाने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपको ब्रेन में रहता है हमें लिखना क्या है। कई बार ये होता है हम स्किप कर देते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर फ़ायदा रहेगी। आप डायग्राम बनाते हैं इसके सेगमेंट से याद करोगे तो बिल्कुल ईजी है, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी डायग्राम है। माउथ, जैसे कि हमने बताया माउथ है पेरिस्टोमियम में प्रेजेंट होता है, ये एक अपर्चर है जो प्रेजेंट होती है। जो प्रोस्टोमियम होता है ना, मान लो ये तो हो गया अर्थवर्म,
ये उसके बाहर था, क्या था, प्रोस्टोमियम था, इसके यहाँ पर प्रेजेंट होगा। ओके, इसके वेंट्रल साइड, किसके, इसके वेंट्रल साइड में, ठीक है। और ये होता है एंटीरियर एंड ऑफ पेरिस्टोमियम, ये होगी पहली सेगमेंट, है ना, पेरिस्टोमियम के एंटीरियर पे, ठीक है। ये एक स्लिट लाइक ओपनिंग है जो हेल्प करती है उसको कुछ भी इंगल्फ करना उस चीज़ के लिए, उसको हेल्प करेगी अर्थवॉर्म को। फिर ये किस में लीड करती है, बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी, जो बक्कल कैविटी होती है वो शॉर्ट होती है और उसकी वॉल्स कैसी रहती हैं, थिन वॉल रहती है। ये एक्सटेंड कब तक करती है, जैसे हमने बताया फर्स्ट सेगमेंट में तो था माउथ, है ना, पेरिस्टोमियम में, वहाँ से स्टार्ट होकर ये रहती है थर्ड सेगमेंट के मिड तक रहती है। हमने डायग्राम में भी बताया था आपको, और अभी भी यहाँ पर साफ साफ वर्ड्स में लिख रखा है कि ये थर्ड सेगमेंट तक लीड करेगी। और जो बक्कल कैविटी है उसमें लॉन्गिट्यूड फोल्ड्स मिलते हैं जो किसके बने होते हैं, एपिथेलियल लेयर के बने होते हैं, ठीक है। फिर आता है मसल स्ट्रेंथ। हाँ, एक बार फिर से देखते हैं, ये जो है ना यहाँ पर मसल स्ट्रेंथ होते हैं, कहाँ तक रहती है, फेरिंग रीजन तक रहती है, यहाँ तक, ठीक है। मसल स्ट्रेंथ रहते हैं यहाँ पर, ताकि वो इजीली उसको खाए जब, तो उसको जोर तो लगेगा ना, जैसे हम बोलते हैं तो हमारे माउथ में जितनी भी साइड में स्किन वगैरह है ये भी हिलती है, उस तरीके से इसको भी जब भी हम खाते हैं तो हमारा पूरा बक्कल कैविटी भी साथ में वर्क करती है। उसी तरीके से इसके मसल्स हेल्प करेंगे इसको कि खाना अंदर जा सके, ओके। और इसका मेन फंक्शन क्या हो गया, इसका मेन फंक्शन यही रहता है कि खाने को पिक करें फीडिंग के टाइम पे, और जब अपना घर बना रहने के लिए, एज आई सेड इन आवर प्रीवियस वीडियो, इट इज़ ए फोजल एनिमल, यानी बर्रो जब भी वो बनाएगा तो उसमें इसका यही मसल्स हेल्प करने वाली हैं, ठीक है। और सोयल भी ये साथ में थोड़ा बहुत खा लेता है फूड वगैरह के साथ। और ये जाएगा फेरिंग्स के अंदर, यानी पहले माउथ, देन बक्कल कैविटी, देन फेरिंग्स, ओके। और हाँ, ये जो मसल्स है ना, ये इवर्ट और रिट्रैक्ट होती रहती हैं कैविटी में, माउथ से स्टार्ट होकर, और ताकि ये जो इनकी मूवमेंट रहेगी ये हेल्प करेगी खाना को अंदर ले जाने में, प्रेशराइज करने के लिए कि अंदर जा, ओके। नाउ वी गो फॉर द pharynx. Pharynx is small, thick, pear-shaped structure, ठीक है, pear shaped स्ट्रक्चर है, जैसे कि हमने देखा भी था, ऐसे स्ट्रक्चर था कुछ, है ना। और एक्सटेंड करता है फॉर द अप टू एंड ऑफ फोर्थ सेगमेंट, थर्ड सेगमेंट के मिड तक तो था बक्कल कैविटी, उससे आगे फोर्थ सेगमेंट तक रहेगा फेरिंग्स, ठीक है। इसकी थिक और मस्कुलर वॉल रहती है, मस्कुलर वॉल रहेंगी, बाहर मसल्स भी रहेंगी ताकि कॉन्ट्रैक्शन और क्या हो सकते हैं, डेलिकेट कर सके, कॉम्पैक्ट कर सके कैविटी को, खाने को अंदर ले जाने में हेल्प कर सके। इसका डोर्सल पार्ट जो रहता है थिक रहता है, क्यों रहता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट रहेंगी वहाँ पर, और वहाँ पर यूनिसेलुलर सेलेवरी ग्लैंड भी रहेंगी, ओके। स्लेवरी ग्लैंड प्रेजेंट है, यानी फेरिंग्स में स्लेवरी ग्लैंड प्रेजेंट है। हमारी स्लेवरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, बक्कल कैविटी में होती हैं। कितनी होती हैं, 3 होती हैं, ओके। स्लेवरी ग्लैंड क्या सिक्रेट करती है, म्यूकस को करती है, और एक प्रोटोलिटिक एंजाइम। प्रोटोलिटिक एंजाइम वो होते हैं जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं, पेप्टोन पेप्टाइड्स में, ओके। इट एक्ट्स एज सकिंग एंड पंपिंग ऑर्गन, यानी खाने को खींचने में और पंप करने में, इनसाइड की तरफ पहले खींचेगा फिर अंदर की साइड पंप करेगा ताकि वो अंदर की तरफ पुश हो सके। एंड इट लीड्स इनटू ईसोफेगस, द फूड पाइप, ओके। ये जो फेरिंग्स है ये कनेक्टेड होता है ईसोफेगस से। ईसोफेगस, द फूड पाइप या फूड ट्यूब, इट इज स्ट्रेट नैरो, ये नैरो होती है फेरिंग्स से, हमने डायग्राम में भी देखा था, और थिन वॉल्ड होती हैं और लॉन्ग ट्यूब रहती है। ये हमने अभी तक जो तीनों स्ट्रक्चर देखे वो 4 सेगमेंट में थे,
अब फोर्थ से स्टार्ट होकर, फोर्थ के एंड से स्टार्ट होकर यानी फिफ्थ की स्टार्टिंग से एट्थ के एंड तक या फिर सेवन्थ के एंड तक रहती है स्टमक। इसमें इंटरनल फोल्ड प्रेजेंट होते हैं इनर लाइनिंग के, और ये जाता है गिजार्ड के अंदर। ये सेवन्थ सेगमेंट भी हो सकती है और एट्थ भी हो सकती है, ठीक है, डिपेंड करता है गिजार्ड कहाँ पर प्रेजेंट है उससे रिलेटेड। इसके अंदर कोई भी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती, नो ग्लैंड प्रेजेंट इन ईसोफेगस, नो ग्लैंड, ठीक है। अब ये गया गिजार्ड के अंदर। अब हम देख रहे हैं गिजार्ड का फंक्शन। गिजार्ड ये स्मॉल होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और ओवल शेप का है। ऐसे ओवल शेप थी ना, जैसे ही स्टमक खत्म हुआ था तो ऐसे एक शेप आई थी ना, गिजार्ड थी वो, फिर स्टमक नहीं, ईसोफेगस गिजार्ड था वो। ये थिक वॉल्ड होता है। थिक वॉल क्यों होता है? मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, और लाई करता है तो एट्थ सेगमेंट में या फिर नाइन्थ में, ठीक है ना, या तो एट्थ मिलेगा या नाइन्थ मिलेगा, इससे दूसरे किसी सेगमेंट में नहीं मिलेगा। अगर आप एट्थ में बनाते हो फिर नाइन्थ में बनाते हो तो दोनों ठीक है, आपका आंसर गलत नहीं होगा, ओके। इसकी जो कैविटी लाइन होती है वो थिन वॉल्ड होती है, ठीक है, और किससे क्रिएट की जाती है? वो कोलमन एपिथेलियल लेयर से किए जाते हैं। जो उसके सेल्स होते हैं ना, कोलमन एपिथेलियल लेयर, उससे सिक्रेट किए जाते हैं। अब देखते हैं थिक वॉल्ड क्यों थी। हमारे बक्कल कैविटी में क्या प्रेजेंट होते हैं? टिथ होते हैं, किसी भी चीज़ को मिक्स करने के लिए, ग्राइंड करने के लिए, है ना। 4 टाइप के टीथ होते हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक है। लेकिन अर्थवॉर्म के अंदर हमने बक्कल कैविटी के तरह से कोई स्ट्रक्चर नहीं देखा, ना तो जॉज थे प्रेजेंट, ना टिथ प्रेजेंट थे, ना टंग प्रेजेंट थी। तो खाने को छोटे पीसेस में करने के लिए कोई ऑर्गन तो चाहिए ना इसको भी, ये फिर उसी चीज़ के लिए है। गिजार्ड का फंक्शन यही है कि ये हार्ड कॉम्प्लेक्स जो फूड पार्टिकल्स हैं उनको ब्रेक डाउन करे और फाइन स्टेट में कर दे। यानी मान लो ये बड़ा है, ठीक है, इसको ब्रेक कर देगा छोटे 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 में अपनी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन से, और इसके थिक वॉल्ड है ना इसलिए, ओके। ये चीज़ याद रखने वाला पॉइंट है, और आप इस चीज़ को स्पेशली मेंशन करके आना कि सर्व टू रिड्यूस फूड टू फाइन स्टेट, ओके। और ये लीड करता है स्टमक के अंदर। नाउ वी गो फर्दर। स्टमक, इट इज नैरो, थिन वॉल्ड, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। और इसके जब मतलब ऐसे ट्यूब है मान लो, तो इसके एंड पे एक दोनों साइड स्फिंक्टर प्रेजेंट होगा, दोनों साइड एक एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होगा जिसको हेल्प करेगा कि खाना वापस ना जाए, बट इनमें जाने के चांसेस रहते हैं। लेस मस्कुलर, ये लेस मस्कुलर रहता है, और हाईली वेस्कुलर एंड ग्लैंडुलर, इसमें बहुत ज़्यादा ग्लैंडुलर रीजन रहता है, यानी इसको एंजाइम सीक्रेट करने हैं और फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करना है, ठीक है। एक्सटेंड करता है 9th और 10th सेगमेंट से 14th सेगमेंट तक। हमने बताया था जब हमने फर्स्ट स्ट्रक्चर पढ़ा उसमें हमने बताया है कि ये 14th स्ट्रक्चर सेगमेंट तक रहेगा और 15th से इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। बिल्कुल इजी है, इतना हार्ड नहीं है, ये बिल्कुल इजी है। ग्लैंडुलर सेल लोकेटेड इन एपिथेलियम, जो ग्लैंडुलर सेल होती हैं वो लोकेट होती हैं एपिथेलियल लेयर में, और वो क्या सीक्रेट करती हैं? प्रोटोलिटिक एंजाइम, द एंजाइम विच ब्रेक प्रोटीन इनटू स्मॉलर पीसेस, यानी पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स एक्सेट्रा, ठीक है। फिर आएगा इसके बाद इंटेस्टाइन। जो इंटेस्टाइन है वो लार्जेस्ट एंड वाइडेस्ट पार्ट, जैसे कि हमने देखा स्टार्टिंग का, मैं थोड़ा रफली डायग्राम बना देती हूँ। यहाँ पर माउथ था, देन बक्कल कैविटी रहा थोड़ी सी, फिर थोड़ी सी फेरेंस उसने लिया, देन हमारे द फूड पाइप आ गया, देन क्रोप आ गया, देन स्टमक आ गया, और देन द मोस्ट वाइडेस्ट पार्ट स्टार्ट, दैट्स इंटेस्टाइन, ठीक है ना। ये कहाँ से स्टार्ट था? 15th सेगमेंट से स्टार्ट था, ठीक है। इसकी जो वॉल थी वो थिन थी,
और हाईली वस्कुलर ग्लैंडुलर थी। क्यों? क्योंकि जो मेन डाइजेशन जो फूड था स्टमक में स्टार्ट हुआ था, वो स्टार्ट पूरा होना है इंटेस्टाइन रीजन में, इसीलिए इसमें बहुत सारी विल्लाई प्रेजेंट रहेंगी। विल्लाई तो नहीं कह सकते हम उन्हें, विल्लाई फोल्ड्स होंगे ताकि सरफेस एरिया को इंक्रीज कर सके, ठीक है। और बीडीड अपीयरेंस रहेगी। बीडीड अपीयरेंस किस लिए रहेगी? टिप्लोसोल के कारण, ठीक है। ये चीज़ याद रहेगी ना, ठीक है। अब इसमें टिप्लोसोल के बेसिस पे हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, प्री टिप्लोसोलर रीजन, सेकेंड वन इज टिप्लोसोलर रीजन एंड थर्ड वन इज पोस्ट टिप्लोसोलर रीजन, ठीक है ना। जो प्री टिप्लोसोलर रीजन है ये बिगनिंग में आता है, यानी 15 सेगमेंट से स्टार्ट होगा, 26 सेगमेंट के आसपास तक रहेगा, ठीक है। इसमें विलाई लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट है बट टिप्लोसोल प्रेजेंट नहीं है, इसलिए तो इसको प्री टिप्लोसोलर रीजन कहा गया, क्योंकि टिप्लोसोल प्रेजेंट नहीं है। इसमें इंटरनल सीका प्रेजेंस होती हैं, ठीक है। इंटरनल सीका कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट है? 26 सेगमेंट में प्रेजेंट है। जो सीका होते हैं वो डाइजेस्टिव ग्लैंड की तरह वर्क करती हैं और अमाइलोलिटिक एंजाइम को सीक्रेट करती हैं। अमाइलोलिटिक एंजाइम का क्या फंक्शन होता है कि स्टार्च वगैरह को शुगर में ब्रेक कर सके, ठीक है। फिर आता है ट्रिप्लोसोलर रीजन, यानी द रीजन इन विच ट्रिप्लोसोल्स आर प्रेजेंट, ठीक है ना। अब देखते हैं ट्रिप्लोसोल क्या है, ये याद होना चाहिए हमें। ट्रिप्लोसोल्स को आप क्वेश्चन करते हैं जब अटेम्प्ट इसको, तो आपको स्पेसिफिक लिखना है, पॉइंट को हाईलाइट करके लिखना, ताकि जो आपका एग्जामिनर हो वो अच्छे से देख पाए इसको। ट्रिप्लोसोल इट इज़ हाईली ग्लैंडुलर एंड वस्कुलर, मतलब ग्लैंडुलर भी रहेगा और वस्कुलर भी रहेगा, और लॉन्गिट्यूडनल रिज रहती है, एक रिज होती है मीडियन में प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये मान लो हमारा मतलब अर्थवॉर्म है, हम इंटेस्टाइन ले जा रहे हैं, पूरा ऊपर से नहीं बनाएंगे। अब ये इसका मीडियन पार्ट है, यहाँ पर मान लो ऐसे मीडियन में ऐसे, ठीक है। टिप्लोसोल ऐसे प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। और डोर्सल एस्पेक्ट में प्रेजेंट होते हैं, इंटेस्टाइनल कैविटी है उसके अंदर प्रेजेंट है, ओके। और ये पॉइंट तो यहाँ नहीं आना था। एपिथेलियल लाइनिंग जो होगी इसकी, वो ग्लैंडुलर सेल को सीक्रेट करेगी, उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम्स सीक्रेट करनी है इस बार, क्योंकि क्या है, जितना भी फूड है सबको डाइजेस्ट करना है। और इनिशियली स्टार्ट तो वो हो गया था स्टमक में, लेकिन उसको सबको डाइजेस्ट भी तो करना है, वो सारा काम इंटेस्टाइन में होना है, इसलिए हर टाइप के एंजाइम्स जो होंगे ना डाइजेशन में हेल्प करते सारे इसमें होंगे, जैसे अमाइलेज, लाइपेज, सेलुलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन एक्सेट्रा, ओके। जितना है सब कुछ वो इसी को करना है, इसलिए इसमें विलाई लाइक प्रोजेक्शन भी प्रेजेंट होंगे और टिप्लोसोल भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। और हमने बता दिया था ग्लैंडुलर सेल प्रेजेंट रहती हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम को सीक्रेट करते हैं। टिप्लोसोल की डेफिनेशन भी हो चुकी है। नाउ वी गो फर्दर, देन कम पोस्ट टिप्लोसोलर रीजन, ठीक है। इस रीजन को हम कह सकते हैं रेक्टम, ये रेक्टम की तरह वर्क करता है, ठीक है। ये ऑक्यूपाई करता है लास्ट की 23 to 25 सेगमेंट्स। जो पीछे वाला हमने पढ़ा टिप्लोसोलर रीजन, वो स्टार्ट हो रहा था 26 से और लास्ट के 23 से 25 से पहले खत्म हो रहा था, और ये लास्ट वाला रीजन रह गया 23 to 25 रह गया पोस्ट टिप्लोसोलर रीजन। और इसमें टिप्लोसोल प्रेजेंट नहीं है, और ये भी मार्क किया जाता है लॉन्गिट्यूडल फोल्ड प्रेजेंट रहेंगे इसमें, ताकि मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन हो सके। लाइक प्रोजेक्शन इसमें भी प्रेजेंट रहेंगी, ठीक है, ताकि मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन हो सके। इतना तो समझ में आ गया होगा आप सभी को, बिल्कुल ईजी है ये वाला, इतना हार्ड नहीं है। फिर आ गया एनस। एनस जो रहता है स्मॉल रहता है, लास्ट जो सेगमेंट है एनल सेगमेंट उसके अंदर प्रेजेंट होता है अपर्चर के रूप में, ठीक है ना। और यहाँ से क्या होगा, इजेक्शन होगा। शायद आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है।
इसके बाद आता है फिजियोलॉजी। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने पढ़ा उसके मोर्फोलॉजी को, हमने देखा कि माउथ कहाँ प्रेजेंट है, फिर बक्कल कैविटी प्रेजेंट है, फर्स्ट से स्टार्ट होकर थर्ड के मिड तक, फिर फोर्थ में प्रेजेंट है फेरेंक्स, एंड फिफ्थ से स्टार्ट हो रहा है ईसोफेगस, जिसको हम ग्लट भी कह सकते हैं। ठीक है, द फूड पाइप इज ईसोफेगस विच एंड इन या तो 8th सेगमेंट में हो रही है या 9th में हो रही है, और उसी के हिसाब से होगा गिजार्ड। गिजार्ड या तो 9th में होगा या 8th सेगमेंट में होगा। ये ग्राइंडर की तरह वर्क करता है, बड़े जो पार्टिकल्स होंगे फूड को उनको फाइन स्टेट में करेगा कन्वर्ट। फिर आ जाएगा स्टमक, या तो 9th के से स्टार्ट होगा और ये लीड करेगा 14 तक। ठीक है, 14 से आगे चल रही है इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट रहेंगे, प्री ट्रिप्लोसोलर, ट्रिप्लोसोलर एंड पोस्ट ट्रिप्लोसोलर। ठीक है, ट्रिप्लोसोलर जो स्ट्रक्चर है ये डाइजेस्टिव एंजाइम को सीक्रेट करने में हेल्प करते हैं, रिज लाइक स्ट्रक्चर है, ग्लैंडुलर है, वेस्कुलर है। ठीक है ना, यहाँ पर मैक्सिमम ऑब्जॉर्प्शन है, इसलिए लाइक प्रोजेक्शन भी प्रेजेंट होंगी, जो प्री ट्रिप्लोसोलर रीजन में प्रेजेंट नहीं होगी बट ट्रिप्लोसोलर रीजन में प्रेजेंट होगी। ठीक है, फिर लास्ट में आ जाता है नेस्ट, जो लास्ट सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, और वहाँ से होगी इजेक्शन। अब हम देखते हैं इसकी फिजियोलॉजी। पहले देखते हैं फूड और फीडिंग। ये किसका क्या फूड होता है, कैसी फीडिंग होती है? फीडिंग होती है ऑमनिवोरस, डिपेंड नहीं करता इसके लिए, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, दोनों को खाएगा। ठीक है, फीड ऑन ऑर्गेनिक मैटर, ये ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करता है। ठीक है, ह्यूमस वगैरह बनाने में भी ये हेल्प करता है। डैडी के एनिमल्स होते हैं उनको, लीव्स को, स्मॉल वॉर्म्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, नेमाटोड, प्रोटोजोन, लार्वा एक्सेट्रा, जो कुछ भी मिलेगा ये सबको खा लेता है, और थोड़ी बहुत सॉइल भी साथ में खा लेता है इसमें, माइक्रोऑर्गेनिज्म के साथ साथ में। और उसके बाद क्या होगा, डाइजेशन देखते हैं। ठीक, स्टार्टिंग में क्या था, इसने फूड लिया माउथ के थ्रू, इसका पंपिंग एक्शन जो फेरेंक्स का रहेगा वो अंदर की तरफ पंप करेगा, ऐसे फूड उसके माउथ से कहाँ गया, बक्कल कैविटी में, उससे गया फेरेंक्स में। ठीक है, फिर डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होगा वो देखते हैं। सेकंड पॉइंट है डाइजेशन, सिलेवरी ग्लैंड। सिलेवरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट थी, फेरेंक्स में प्रेजेंट थी। हमने बताया था आपको यूनिसेलुलर ग्लैंड है ये सिलेवरी ग्लैंड, और प्रोटोलिटिक एंजाइम को सीक्रेट करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या था, प्रोटीन स्प्लिटिंग एंजाइम भी बोल देंगे उनको, और म्यूकस भी यहाँ रहेगा ताकि जो खाना है वो इजीली अंदर पास हो सके, पैसेज इनवर्ट जो रहे वो उसका इजी रहे। ठीक है, फिर आ गया ईसोफेगस, उसमें कोई ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती, वहाँ से फूड स्लिप होकर जाएगा गिजार्ड में। ठीक है ना, जो गिजार्ड था वो क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स फूड जो पार्टिकल्स थे फूड के उनको फाइन स्टेट में कन्वर्ट कर देगा। फिर आएगा स्टमक में। ठीक है, स्टमक के अंदर एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलेंगे कैल्सीफेरस ग्लैंड, जो स्टमक के एपिथेलियल में प्रेजेंट होती है, ये वाली ग्लैंड होती है कैल्सीफेरस ग्लैंड, जो इसकी स्टमक की एपिथेलियल में प्रेजेंट होती है। इसका चाल के सिक्रेशन रहता है। ठीक है, इस चीज़ को आप मेंशन करना स्पेशली। ये भी एक प्रोटोलिटिक एंजाइम को सिक्रेट करेगा जो प्रोटीन को स्प्लिट करेगा पेप्टोन और प्रोटीएज में। ठीक है, ये देखो प्रोटीन को इसने कर दिया पेप्टोन में, प्रोटीएज में। फिर आ गया इंटेस्टाइन में। जैसे मैंने आपको बताया था अभी तो लास्ट वाले उसमें टॉपिक में ही कि मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन जो होना है वो होना है इंटेस्टाइन में। ठीक है, डाइजेशन भी यही होगा, अब्जॉर्प्शन भी यही होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो ग्लैंडुलर पार्ट था इसका ट्रिप्लोसोलर था और सीका था, वहाँ पर सारे टाइप के एंजाइम सीक्रेट करेंगे वो, और फूड को डाइजेस्ट करेंगे। प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा पैप्सिन एंड ट्रिप्सिन, और क्या देगा हमें, अमीनो एसिड देगा। किसको देगा, हमें नहीं देगा, अर्थवॉर्म को देगा। देन आएगा स्टार्च। स्टार्च को किसने कर दिया, अमाइलेज ने, एंजाइम ने किसने कर दिया, शुगर में। फिर फैट को लाइपेज ने कर दिया फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, और सेलुलोज को सेलुलेज में, ASC आएगा यहाँ पर, को कर देगा सेलुलोबाइस में। ओके, और एक चीज़ और थी जो इसमें इंटेस्टाइनल रीजन रहता है ना इसका, इसमें कॉम्प्लेक्स डाइजेशन भी बोला जाता है,
और ये जो डाइजेशन रहेगा एक्स्ट्रा सेलुलर रहेगा। ओके, डाइजेशन हो गया। अब देखेंगे ऑब्जॉर्प्शन। ऑब्जॉर्प्शन मैक्सिमम कहाँ हुआ? इंटेस्टाइन में हुआ, ठीक है। और डाइजेशन में एब्जॉर्प्शन तो होना ही इंटेस्टाइन में, हम ये भी बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत इसका नेग्लेक्ट कर देंगे तो हम कह सकते हैं 99.9% एब्जॉर्प्शन रहेगा, वो रहेगा इंटेस्टाइन में, खासकर कहाँ? ट्रिप्रोसोलर रीजन में, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम एंजाइम सीक्रेट भी यहीं हो रहे थे, इसलिए एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम यहीं पर होगा, यहीं पर डाइजेशन होगा मैक्सिमम, यहीं पर वो रहेगा। फिर क्या होगा? जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन था ना, वो जो सरफेस एरिया इंक्रीज, हाँ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर रहा है इंटेस्टाइन में, क्या क्या जो मतलब बेनिफिट दे रहा है, विलाई लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट थी यहाँ पर और टिप्रोसोल थे, वो सरफेस एरिया इंक्रीज कर देंगे, जो उसकी इंटरनल एपिथेलियम है इंटेस्टाइन की वो, और इसकी वजह से एब्जॉर्प्शन यहाँ पर ज़्यादा होगा। और जो एब्जॉर्प्टिव सेल्स होंगी ना उस इंटरनल लेयर की, वो न्यूट्रिशन को पास करेंगी ब्लड कैपिलरीज में, और फिर वो कहाँ जाएगा? ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में ही सर्कुलेट हो जाएगा और पूरी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड होगा। इसके बाद क्या होगा? इजेक्शन होगा, ठीक है। इजेक्शन क्या होता है? जो अनडाइजेस्टेड फूड है और जो टॉक्सिक सब्सटेंस है किसी भी बॉडी के, वो इजेक्ट आउट करना, किसी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना को बोलते हैं इजेक्शन। इसमें वॉर्म कास्टिंग होती है, ठीक है, ये पॉइंट याद रखने लायक है। जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा और कुछ सोयल होगी, वो एनस के थ्रू आउट होती है, ठीक है। और जो वॉर्म कास्टिंग होती है ना, वो बिल्कुल ऐसे दिखती है, मान लो ये तो कोई एक सरफेस है, ऐसे बिल्कुल छोटे छोटे गोले से दिखते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे राउंडेड स्मॉल डिस्टिंक्ट राउंडेड पैलेट्स होती हैं, जो वेस्टेज और सोयल की बनी होती है, ठीक है। आज की हमारी वीडियो में हमने इतना ही पढ़ा। आज हमने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया अर्थवॉर्म का, हमने उसकी फिजियोलॉजी देख ली है, कौन सी जगह कहाँ पर डाइजेस्ट होती है, कौन सी कहाँ पर होती है। आई होप आप सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं और इम्प्रूवमेंट कर सकूँ अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो। एंड थैंक यू टू वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू टू ऑल।